हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिने टॉकर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम टाइटल सीजन 3 के एपिसोड नंबर 3 की स्टोरी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर वीडियो देखने के बाद आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइटल सीजन 3 की कहानी की शुरुआत डिक ग्रेसन से होती है, जो जेसन टॉड की कब्र को खोद रहा होता है। और जब वो कॉफिन को खोल के देखता है तो पता चलता है कि जेसन टॉड की लाश वहाँ से गायब है। और फिर डिक ग्रेसन ब्रूस वेन के किले में आकर सबको बताता है कि जेसन की लाश उसके कॉफिन से गायब है। और वो यहाँ पे ये भी कहता है कि जेसन टॉड की बॉडी को ब्रूस वेन ने खुद अपनी आंखों से देखा था। और सभी लोगों को ये भी बताता है कि जेसन को उसने अपनी आंखों से देखा है और वो पूरी तरह से जिंदा है। जिस पर हॉक उसे यही कहता है कि शायद ब्रूस वेन कंफ्यूज हो गया होगा। तब डोब उसे कहती है कि ब्रूस वेन कभी कंफ्यूज नहीं होता। और डिक ग्रेसन उन लोगों से यही कहता है कि ब्रूस को इस बारे में अगर मालूम होता तो वो जोकर को नहीं मारता। और कोरी सभी लोगों से कहती है कि चाहे जो कुछ भी हुआ हो और जिस कारण से भी जिंदा हो, ये जेसन टॉड बिल्कुल अलग है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि जेसन टॉड में बहुत सारी खामियां थी, पर वो एक साइकोपैथ नहीं है। जिस पर डिक ग्रेसन उसे यही कहता है कि शायद उसके ड्रग लेने की वजह से शायद ऐसा हो सकता हो। जिस पर हॉक उन लोगों से यही कहता है कि तुम चाहे उसको ढूंढने की या समझने की जितनी भी कोशिश करो, अगर मेरे और जेसन के बीच सामना हुआ तो मैं उसे मार दूंगा। जिस पर डोब उसे कहती है कि तो क्या हमारा मिशन अब जेसन को मारना है? जिस पर हॉक उसे यही कहता है कि उसने अपनी मौत का टिकट तभी कटवा लिया था जब उसने लोगों को मारना शुरू किया और ऐसे ही उसका खेल खत्म होगा। जिसके बाद हॉक किचन में आकर बियर पीने लगता है। जिसके बाद डॉब आकर उसे समझाते हुए कहती है कि तुम जेसन को मारने की बात कर रहे हो, वो हमारा जेसन है, ना कि कोई गौतम शहर का सुपर विलन जिसे तुम मारने की बात कर रहे हो। जिस पर हॉक उसे यही कहता है कि हम लोगों को ये भूल जाना चाहिए कि वो जेसन है, नहीं तो कोई ना कोई इस खेल में मारा जाएगा। जिस पर डॉब जवाब देते हुए उसे यही कहती है कि कोई भी उसे सॉफ्टली नहीं ले रहा है, हम लोग वही कर रहे हैं जो ब्रूस चाहता था। जिस पर फिर से हॉक उसे यही कहता है कि अगर जेसन मेरे सामने 10 सेकंड के लिए भी आया तो मैं उसे मार दूंगा। और डॉब के वहाँ से जाने के बाद हॉक को जेसन का कॉल आता है और वो उसे अपनी जाल में फंसाते हुए और हॉक के रिक्वेस्ट करने पर वो उसे एक सीक्रेट लोकेशन पे बुलाता है। और वहाँ पहुँचने के बाद हॉक को सबसे पहले अपने सारे कपड़े उतारने को कहता है। और हॉक के नंगा होने के बाद वो उसे दूसरे साइड में स्विमिंग करके आने को कहता है और हॉक भी ऐसा ही करता है। और जब वो किनारे पे पहुंचता है तो जेसन टॉड अपनी बंदूक से उसे मारकर बेहोश कर देता है। और इधर सब लोग हॉक के नाम मिलने पे उसको खोजने लगते हैं और वो लोग खोज ही रहे होते हैं। तभी उसी बीच हॉक वहाँ घायल अवस्था में आ जाता है और हॉक अपनी बटन की शर्ट को खोलकर सीने पे लगे बम को निकालने को कहता है। तो सुपर बॉय देखकर उसे बताता है कि इस बम को निकाला नहीं जा सकता और ना ही डिफ्यूज किया जा सकता है, क्योंकि इस बम का लिंक उसके हार्ट बीट से जुड़ा हुआ है और उसकी सेंसर की वजह से अगर हमने उसको निकाला या डिफ्यूज करने की कोशिश की तो बम वहीं पे ब्लास्ट हो जाएगा। और इस बम में एक टाइमर भी है जो हार्ट बीट के अकॉर्डिंग चल रहा है और जैसे ही टाइमर 0 तक पहुंचेगा हॉक का खेल खत्म हो जाएगा। और सारी कैलकुलेशन करने के बाद उन लोगों को पता चलता है कि हॉक के पास 4 घंटे का वक्त है। और फिर डिक ग्रेसन के पास जेसन टॉड का कॉल आता है और जेसन टॉड हॉक को बचाने के लिए डिक को एक काम देता है, जहां उसे सोने से भरे हुए ट्रक को उसे चुरा कर या हासिल करके उसके पास लाना है। और वो उस जगह का उसे पता भी देता है जहां पर सोने से भरा हुआ ट्रक आने वाला है। जिस पर डिक उसे यही कहता है कि तुम्हें पैसों से मतलब नहीं है और हमारे साथ ये चूहे बिल्ली का खेल बंद करो, मैं ऐसा कभी नहीं करने वाला। जिस पर जेसन उसे यही कहता है कि अगर तुमने समय से उस गोल्ड बार के ट्रक को डिलीवर नहीं किया तो मैं हॉक को उड़ा दूंगा और फिर तुम अपनी नसीहत उसकी डेड बॉडी को सुनाते रहना। जिसके बाद डिक ग्रेसन ये सारी बातें सबको बता देता है। जिस पर डॉब उसे यही कहती है कि जेसन पागल है और वो कुछ भी कर सकता है। जिसके बाद डिक उनसे यही कहता है कि बेटा ब्लॉकर ड्रिप का यूज करके हॉक के हार्ट रेट को कम करने की कोशिश करो, जिसकी वजह से हमें कुछ और टाइम मिल जाए। और डिक डॉब को अपना प्लान बताते हुए कहता है कि हम जेसन के साथ नेगोशिएशन नहीं करेंगे, उसे हम खोज निकालेंगे। और इसी के लिए मैं कोरी को GCPD हेडक्वार्टर भेजूंगा, जहाँ वो बारबरा की मदद से उस शख्स का पता लगाएगी जिसने जेसन की बॉडी को मॉर्चरी से गायब किया है। जिसका रिप्लाई करते हुए डोब उसे यही कहती है कि तुम जो भी करो, जैसे भी करो, लेकिन ये एक बात याद रखना, हॉक को कुछ होना नहीं चाहिए। और फिर डिक स्केरक्रो से एक बार फिर मिलने के लिए जेल में जाता है, जहाँ उसे बातचीत के दौरान ये पता चलता है कि जेसन टॉड ने उस बम को बनाने के लिए ब्रूस वेन की टेक्नोलॉजी को यूज किया है।
जिसके बाद वो अपने हेडक्वार्टर में पहुंचकर आंखों को स्कैन करके वेन इंटरप्राइज की फाइलों को एक्सेस करते हुए सुपर बॉय की मदद से उस बम के ब्लूप्रिंट को खोज निकालता है। जिसके बाद डिक सुपर बॉय से बम डिफ्यूज कराने की डिवाइस को बनाने के लिए कहता है और उससे ये भी कहता है कि तुमसे ज्यादा तेज इस टेक्नोलॉजी को कोई और नहीं बना सकता, तुम ही इसे बना सकते हो। जिसके बाद बीस्ट बॉय सुपर बॉय से भी यही कहता है कि तुम ही इसे बना सकते हो। और फिर हम कोरी को बारबरा से मिलते हुए देखते हैं, जहां बारबरा पहले तो उसे सीसीटीवी को दिखाकर जेसन टॉड के बारे में जानने से मना कर देती है, पर कोरी हॉक के बारे में बताते हुए कुछ ज्यादा ही प्यार से पूछती है। जिसके बाद बारबरा और कोरी अपने एम्प्लॉय की मदद से मॉर्चरी के फुटेज को देखने लगते हैं और उसे देखते वक्त कोरी को एक बार फिर से उसका नाम पुकारते हुए विजन अटैक आता है और वो उस फुटेज से पता लगा लेते हैं कि साइरस बेक यानी कि जेसन का चमचा उसकी बॉडी को लेकर गया है। और ये बात डिक ग्रेसन को फोन करके बताती है और साथ ही साथ उसका एड्रेस भी बताती है। जिसके बाद डिक खबर के बारे में बताते हुए जाने लगता है तो डोब उससे यही पूछती है कि तुम्हें इस खबर से कितनी मदद मिलेगी। जिस पर डिक उसे यही कहता है कि कॉनर बहुत तेजी से उस डिवाइस को बना रहा है जिसकी वजह से उस बम को डिफ्यूज किया जा सकता है और मैं साइरस को खोजकर जेसन को पकड़ लूंगा। और डिक उससे ये भी कहता है कि हैंक को बता देना कि मैं उसे जल्द ही कॉल करूंगा। और इस वाक्य के पहले हॉक और डोब आखिरी बार दोनों प्यार भरी बातें भी करते हैं और जहां हैंक अपनी मौत को करीब देखकर बहुत ज्यादा डरा और सहमा हुआ है। और फिर डोब डिक से बातचीत करने के बाद गौथम सेंट्रल बैंक में ट्रक के पहुंचने के बाद उसके ऊपर हमला कर देती है और सारे गार्ड को मारने के बाद जेसन को फोन करके उससे मिलने का पता पूछती है। जिसके बाद जेसन पता बताते हुए उसे अकेले आने को कहता है और हम जेसन के पास साइरस बेक को बंधे हुए भी देखते हैं। और जब हॉक डोब के साथ अपने बीते हुए पलों को याद कर रहा होता है तभी उसके पास बीस्ट बॉय आता है, जहाँ उसे बीस्टी यही पूछता है कि आखिरकार तुम गौतम में क्यों आए। जिस पर हॉक उसे यही कहता है कि वो डॉब के लिए यहाँ पे आया है क्योंकि वो उससे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है और यकीन मानो प्यार बड़ी कुत्ती चीज होती है और यहाँ पे मैं अपनी फैमिली के लिए आया हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। और वो बिस्टी से रोते हुए कहता है कि मुझे बहुत सारे काम करने हैं, मैं अभी मरना नहीं चाहता। जिसके बाद बिस्टी बॉय हॉक के कहने पर उसे गुड बाय करके चला जाता है। और इधर हम सुपर बॉय को भी डिवाइस बनाते हुए और टेस्टिंग करते हुए देखते हैं जिसमें वो बार बार फेल हो रहा होता है। और जब डिक ग्रेसन कोरी के बताए हुए लोकेशन पे पहुंचता है तो जेसन टॉड या उसके आदमी साइरस की लाश उसके कार पे फेंक देते हैं। और फिर जेसन टॉड डिक को फोन करता है तो डिक उसे यही कहता है कि हम दोनों आमने सामने आकर फैसला कर लेते हैं। जिसके बाद उसके फोन पर कोई शख्स जेसन टॉड का लोकेशन भेजता है, जहां पर पहुंचते हुए रास्ते में सबसे पहले बिस्टी को कॉल करके उस डिवाइस की प्रोग्रेस के बारे में जानता है। और इसके बाद अपने वादे के मुताबिक वो हॉक को कॉल करता है, जहां हैंक बिताए हुए पलों के बारे में बात करते हुए हैंक उसे यही कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अपनी सारी कोशिश कर रहे होगे मुझे बचाने के लिए और तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। और हैंक उससे यही कहता है कि मेरे चक्कर में तुम जेसन को मत मारना क्योंकि हमने बड़ी मुश्किल से इस टीम और फैमिली को बनाया है। मुझे नहीं मालूम कि मैं कल पिज्जा खा पाऊंगा या नहीं और शायद मैं वो रीजन हूँगा जिसकी वजह से इस टाइटन और फैमिली में दरार आएगी। जिस पर डिक ग्रेसन उसे यही कहता है टाइटन की टीम को कोई भी तोड़ नहीं पाएगा और मैं तुम्हारे लिए खुद तुम्हारा फेवरेट पिज्जा खरीदूंगा। और फिर डोब उस लोकेशन पे पहुंचकर सोने की एक ईंट को फेंकते हुए जेसन टॉड को चिल्लाते हुए बुलाती है। जिसके बाद जेसन टॉड आकर उसे यही कहता है कि मैं अब जेसन नहीं हूँ। फिर उसे डोब डीएक्टिवेटर का पता पूछती है, जिस पर जेसन उसे यही कहता है कि वो तुम्हारे आगे बॉक्स में पड़ा है। और जब वो उसे निकालती है तो उसमें एक बंदूक मिलती है और जब डोब बंदूक लेकर आती है तो जेसन उसे यही कहता है कि तुम्हें इस बंदूक का यूज करके मुझे मारना है और फिर तुम मेरे हाथ से उस बम के डेटोनेटर को ले सकती हो। और जैसे ही डोब उसे मारने वाली होती है डिक उसे आकर रोक देता है और बंदूक दूर गिर जाती है। और फिर बंदूक को लेने के लिए डिक और डॉब में फाइट होती है, जिसके बाद आसानी से डॉब बंदूक को ले लेती है और फिर से जेसन के ऊपर बंदूक तान देती है। और फिर डिक ग्रेसन उसे रोकते हुए कहता है कि जेसन बस यही चाहता है, हम कोई और आशा निकाल लेंगे हैंक को बचाने के लिए। और फिर वो बिस्टी से कांटेक्ट करके पूछता है कि और कितना समय लगेगा, जिस पर बिस्टी उसे यही कहता है कि हम लगभग उसे बनाने के बिल्कुल करीब हैं। जिस पर डोब उसे यही कहती है कि मैं और ज्यादा नहीं रुक सकती। और इधर जब कोरी हैंक के पास आती है तो हैंक उसे यही कहता है कि क्रिप्टो को लेकर तुम यहाँ से चली जाओ। और इधर डिक डोब से यही कहता है जेसन को मार देने से इस समस्या का हल नहीं होगा। जिस पर जेसन उसे यही कहता है कि डोब एक समझदार औरत है, उसे इसका फैसला खुद लेने दो। और इधर जब सुपर बॉय उस मशीन को बनाकर टेस्ट करते हुए हैंक के पास जाने के लिए दौड़ता है और फिर बिस्टी जैसे ही डिक को बताता है डोब उसके ऊपर बंदूक चला देती है, जिसकी वजह से बम एक्टिवेट हो जाता है। और जेसन उससे यही कहता है कि लगता है कि मैंने तुम्हें बम का डेटोनेटर दे दिया था।
और इधर टाइमर बंद होते ही हैंक के सीने पर लगा हुआ बम विस्फोट हो जाता है और तभी सुपर बॉय वहाँ पे पहुँचता है, जहाँ उस बम के विस्फोट के धुएं से क्रिप्टो बाहर निकल कर आता है और इधर जेसन भाग जाता है और सभी लोग इस हादसे से शोक में डूब जाते हैं, खासकर डोब जो कि हैंक की मौत से पूरी तरह टूट जाती है और डिक के सामने रोने लगती है। और फिर इस एपिसोड की कहानी इस ट्रेजिक डेथ के साथ खत्म हो जाती है। तो ये था सीजन 3 के एपिसोड 3 का पूरा वीडियो एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।